नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू के कठुआ और सांबा में लगातार आतंकी हमलों ने एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में कड़वाहट घोल दी है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 29 सितंबर को मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ मुलाकात उनकी तय है, लेकिन दो आतंकी हमलों के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अब भी मनमोहन सिंह को नवाज शरीफ से वार्ता करनी चाहिए। क्या मनमोहन सिंह अब भी शरीफ से मिलेंगे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात से पहले जम्मू के सांबा और कठुआ में दो आतंकी हमलों के बाद 29 सितंबर को न्यूयॉर्क में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच होने वाली बैठक पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष पहले भी पाक प्रधानमंत्री से मुलाकात पर ऐतराज कर चुका है, लेकिन दोहरे आतंकी हमले ने सरकार पर वार करने का एक और मौका विपक्ष को दे दिया है। पाकिस्तान के साथ तब तक वार्तालाप करने का कोई अर्थ नहीं है जब तक पाकिस्तान ये आश्वासन नहीं देता कि पाकिस्तान का सत्ताधिष्ठान और पाकिस्तान की धरती का उपयोग भारत के खिलाफ जो आतंकवाद है उसको पोषित करने में सब नहीं होगा। आतंकियों ने सुबह 6:30 बजे पहले कठुआ के हीरानगर पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसके बाद सांबा में सेना के कैंप पर हमला बोला। हमले में कई पुलिस वाले और सेना के जवान शहीद हो गए। हमले के बाद राजनीतिक दलों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं। देखिए, जिस तरह के एक के बाद एक पाकिस्तान अपनी आतंकवादी हरकतें बेखौफ होकर के भारत में कर रहा है और हम अमन की बात कर रहे हैं, उसके बाद बातचीत का कोई मतलब नहीं है। क्या बातचीत जो है वो पाकिस्तान को हमारी सरकार इस बात के लिए दबाव डालेगी कि आतंकवाद वहाँ से ख़त्म हो? क्या इस बार की बातचीत होगी कि जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है वो अपनी आतंकवाद की फैक्ट्री को ध्वस्त करे? अगर ये नहीं होगी तो बातचीत किस बात की? हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी वितरित हैं, एक एपेक्स बॉडी के अंडर में नहीं है, एक छतरी के अंडर में नहीं है, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी एरिया बनाना चाहते हैं, सब डायरेक्टर जनरल बनना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है। तो ये इस प्रॉब्लम के साथ आप देखिए कि इंटेलिजेंस आपकी अगर आई भी थी तो किसी शेल्फ पे पड़ी थी, धूल पड़ रही थी, या आई थी तो उन्हें अनजान कर दिया। फिर कोऑर्डिनेशन और सिस्टम नहीं है इनके पास में। कोऑर्डिनेशन सिस्टम की बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आप दौलत बेग ओल्डी की खबर आई थी, आपने पढ़ी है, सुनिए, जहां चाइना के हमले की बात हो रही थी और उधर से पाकिस्तान की आईटीबीपी की फोर्सेस वहां पे हैं, गश्त कर रही हैं, आर्मी की कर रही हैं। आर्मी कमांडर उनको कुछ कहता है आईटीबीपी को, तो कहते हैं हम तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में हैं। साहब, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहां है? हमारी नीतियां गलत है, हमारी डॉक्ट्रिन गलत है, इसीलिए हमारे को ये प्रॉब्लम आई है। शर्म की बात है, आर्मी कैंप के ऊपर फौजी यूनिफॉर्म पहन के वो हमला करके दिन दहाड़े चले गए, आप भाग रहे हैं इधर से उधर। कांग्रेस आतंकी हमले को दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात से जोड़कर देख रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मुताबिक आतंकी नहीं चाहते हैं कि नवाज शरीफ और मनमोहन सिंह की मुलाकात हो। Thing is very obvious that the aim of these terrorists is to derail the proposed dialogue between the Prime Minister of India and the Prime Minister of Pakistan. बातचीत बंद करने की गलती कभी मत करना। आप बातचीत जारी रखें, पर इस बातचीत में ये बात आनी चाहिए और ठोस शब्दों में और भारी शब्दों में प्रधानमंत्री को, नवाज शरीफ को बताना चाहिए, भैया तुम अपनी एरिया को संभालो, ये अंजाम हमें बिल्कुल, हम नाखुश हैं इस बात से और इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ये आपको आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। सीमा पार से सीज फायर का उल्लंघन हो या भारत में आतंकी हमला, हर बार जांच में ये साफ हुआ है कि ये सब पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। लेकिन जिस तरह आतंकियों ने मुलाकात से पहले पुलिस स्टेशन और सेना के कैंप पर हमला किया, ये हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल उठाता ही है, साथ ही पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को भी बेनकाब करता है। वंदना त्यागी, चैनल 1 न्यूज।
तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा साहब अब कांग्रेस से हैं, वो जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल बीबी सिंह साहब भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और करीब से जानते हैं सेना को। इसके अलावा अजय कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही रिटायर्ड कर्नल पीडी शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अनिल जैन जी भारतीय जनता पार्टी से, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। साथ ही एमएस बिट्टा जी चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर आप ही से मैं शुरुआत, शर्मा जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्या करना चाहिए? क्या बातचीत बंद कर दें? बिल्कुल बातचीत बंद नहीं करनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से बिल्कुल वाजिफ हूं, उनकी बात बिल्कुल सही है जी कि हमें अपनी वार्तालाप बिल्कुल जारी रखनी चाहिए। वो सबसे बड़ा कारण यह है जी, अगर हम अपनी वार्तालाप बंद कर देते हैं तो जो इन्होंने सोच रखा है, जो टेररिस्टों ने सोच रखा है, तो इसका मतलब हम उनके गेम प्लान में फिट हो गए। और वो हमारे दोनों मुल्कों के बीच में जो सियासत तौर पे जो प्रधानमंत्री मिलने जा रहे हैं, तो वो उनको चाहते हैं कि वो ना मिलें, तो हम उनके गेम बिट में बिल्कुल आ जाते हैं। इसलिए हमें ये अपनी जो राजनीतिक चालें हैं वो बिल्कुल वैसे ही चलते रहनी चाहिए, उसमें कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये सेना की बात है, सेना अपने आप जो डिसीजन लेगी, सेना के साथ में हमारी अपनी मिनिस्ट्री है, वो करेक्ट डिसीजन उस समय लेगी जब वार्तालाप हो जाए। अनिल जी आप क्यों चाहते हैं कि बातचीत बंद हो जाए? क्या वापस आ जाए मनमोहन सिंह? क्या करें? नहीं, वापस आने का क्या मतलब है? वापस गए ही क्यों? कोई पाकिस्तान से बात करने थोड़ी गए मनमोहन सिंह वहां। और पाकिस्तान से बात करने का अभिप्राय क्या है? जिस देश में ये बात कर रहे हैं उस देश का चरित्र देखिए। वहां पर एक स्नोडन को अगर रशिया ने वापस नहीं किया तो उन्होंने अपनी समिट कैंसिल कर दी जी। ओबामा ने, वो वहां रशिया नहीं गए, इतनी बड़ी बात। और यहाँ रोज लोग मर रहे हैं, इसके बावजूद ये बातें करने पर आमादा है, तमाशा बना दिया है। देश में इससे इनडिसिसिव कोई सरकार नहीं हो सकती, इससे कोई लचर सरकार नहीं हो सकती। अगर देश में देशवासी मारे जा रहे हैं, सेना के कैंप पर हमला हो रहा है और पाकिस्तान प्रायोजित हमला है, हर जांच में पाया जाता है कि पाकिस्तान प्रायोजित हमले हो रहे हैं, और ये इनको भी पता है और सरकार में बैठे लोगों को ज्यादा पता है, तो भी ये लोग रोज रोज सरकार से, पाकिस्तान के साथ वार्ता करने को आगे आते हैं। आखिर किस लिए वार्ता कर रहे हैं? लोगों को मरवाने के लिए? क्या अभिप्राय है इनका? जो सॉफ्ट अप्रोच है टेररिज्म पर, ये देश के लिए घातक है। डिप्लोमेसी फिर आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं, डिप्लोमेसी का तरीका ये नहीं कि आप झुक जाइए, डिप्लोमेसी का तरीका ये नहीं कि आप रोज वार्ता करिए और रोज मार खाइए। नहीं, बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, बात करने का कोई अर्थ नहीं है। जब तक पाकिस्तान को दो टूक कहना चाहिए, अगर तुम्हारे यहाँ से ये प्रायोजित हमले होते रहेंगे तब तक हमारा आपका कोई वार्ता कहने के लिए भी तो बात करनी पड़ेगी ना अनिल जी। और इस नहीं, ये कहने के लिए बात करने की जरूरत नहीं है। ये कहने के लिए हमने इतनी बात कर ली है, हम कभी भी कह सकते हैं। हम अपने जब हमारे आधिकारिक स्तर के लोग मिले थे उनके जरिए भी हम बात कह सकते थे, हमने तब भी नहीं कही ये बात। और उस समय भी हमारे देश में हमला हुआ, हमारी सेना के शिविर के अंदर पाकिस्तानी घुसाए, तब जिस देश का रक्षा मंत्री कहता है कि वो लोग पाकिस्तानी सेना के नहीं थे, अर्थात वो पाकिस्तानी सेना के लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे हमारे रक्षा मंत्री। इस तरह की सरकार ये क्या बात करेगी और क्या काम करेगी, इससे भगवान ही मालिक है। इस सरकार को ठीक है तुरंत ही आलोक शर्मा जी छुटकारा मिले तो देश शांत होगा। ठीक है अनिल जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। आलोक जी, क्या यही चीज है वो रह गई जैसा कह रहे हैं अनिल जी अपनी बात? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज एक नाजुक मोड़ है, एक अटैक हुआ है हमारे ऊपर। बहुत ठंडे दिमाग से, शांति से, समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। क्या करना है बहुत शांति से सोचने का समय। आज कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। कारगिल में क्या हुआ, लाहौर समिट में क्या हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन में क्या हुआ, वाजपेयी जी ने क्या किया, आपके उस समय तत्कालीन यशवंत सिन्हा जी जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने क्या कहा, मैं उन मुद्दों पर नहीं जाना चाहता हूं अनिल भाई। आज समय है देश की एकता के लिए, कैसे लड़ाई लड़ा जाए और किस तरह से हम डिप्लोमेटिकली। अगर पीछे कोई घटना हुई है तो सीख लीजिए, आपसे सीख लेकर आगे बढ़िए। ये मतलब नहीं है कि हम रिपीट करते चले जाएं। आप कौन सी सीख ले रहे हैं? अरे कारगिल को हुए 10-12 साल हो गए, उससे सीख लीजिए। ठीक है, बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उसका जवाब भी
नहीं, उसका माकूल जवाब दिया है हमारी सरकार ने और हमारी माकूल सेना ने। दिया है? 500 देखिए मैं यही नहीं चाह रहा हूँ, ये सेना का मैटर प्लीज इसे पॉलिटिसाइज मत कीजिए। लड़ाई अगर होगी, अनिल जी आप भी समझिए जरा चीजों की ग्रेविटी को, आप जाके पुरानी बातों पे फिर गड़े मुद्दे जवाब क्यों तो उठा रहे दीजिए। हैं? छोड़िए ना सर, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। सब लोग बिट्टा साहब, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो, बिट्टा जी आपको क्या लगता है बात होनी चाहिए? पहली बात तो ये जो है, ये अभी कारगिल की बात कर रहे थे कि इतने जवान आपके टाइम पे मारे गए, अब ये हुआ अब वो हुआ। मेरी ये समझ से बाहर है जी कि ये जवान बीजेपी के थे या हमारी कांग्रेस पार्टी के थे। जवान हमारे हिंदुस्तान के थे। बिल्कुल। क्या वहां मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, क्या वहां पे जाके मिनिस्टर लोग जाके या एमपी जाके वहां पे गोली चलाते? क्या वो तो जवानों ने चलानी है, जवानों ने मुकाबला करना है। सवाल इस वक्त पाकिस्तान को आप क्या बताना चाहते हैं जी कि बीजेपी और कांग्रेस में और पॉलिटिकल पार्टियों में बहुत लड़ाई है और इस लड़ाई में जवान मारे जाएं और हम टीवी पे आके अपनी फोटो दिखाने के लिए राजनीति करते रहें? शर्म नहीं आती हमें? जवान हमारे शहीद हो गए, लाशें बिछ रही हैं, सिर कट रहे हैं। 4-4 जवानों को बॉर्डर की सुरक्षा करते हुए, भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए शहीद कर दिया जाता है। जब उनको लेके जाते हैं, उनके संस्कार के लेके तिरंगा झंडा लहराते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, टीवी में रोज दिखते हैं, फिर उनकी लाश की 5-5 लाख रुपया कीमत लगाते हैं और फिर जब वक्त बीत जाता है 2-2 महीने, अभी मैंने 16 तारीख को फंक्शन किया, परिवारों को पूछा, कोई उसके बाद पॉलिटिशियन मिलने नहीं जाता है। ये क्या तमाशा बना रखा है हम लोगों ने? हमें सबको पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना होगा, कोई बातचीत हमें नहीं करनी होगी। हम अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को, पार्टी की लीडरशिप को खुश करने के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। याद भूल गए हम इंदिरा गांधी जी को जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे? भूल गए हम राजीव गांधी को जिन्होंने शांति सेना बेच के लिट्टे का मुकाबला किया था और कुछ शहादत का जाम पी गए? हम भूल गए पीवी नरसिम्हा राव को जिन्हें राजीव जी इंदिरा जी का सपना पूरा किया, पंजाब में गोली का जवाब गोली दिया। अरे हम अपने पदों की खातर, अपने नेताओं को खुश करने की खातर कुछ भी बोल देते हैं। पर अब क्या करें बेटा जी, बात चली जाए, ये क्या मजाक है? क्या ये पॉलिटिक्स है? हम पॉलिटिक्स क्या ये टीवी पे पॉलिटिक्स करने आते हैं? एक दूसरे को इल्जाम देने के लिए आते हैं? सवाल इस वक्त शहीदों का है, सवाल इस वक्त भारत माता की आजादी की रक्षा का है। हम एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, हमें फिक्र ही कोई नहीं, कुछ भी फैसले ले लेते हैं, कुछ भी पूछे बोल देते हैं। जवान जिन जो चले जाते हैं उनकी पत्नियों को पूछे, उनके बच्चों को पूछे, और यहाँ पे हम अपनी राजनीति पॉलिसी कितनी देर तक तमाशा चलता रहेगा? डिप्लोमेसी लेवल पे क्या हम सॉफ्ट स्टेट है? क्या आप मानते हैं आप इस बात को सर? डिप्लोमेसी लेवल पे भी हम जवाब दे पाते हैं क्या? अरे मैं आपको इंदिरा गांधी जी की बात सुनाई, मैंने नरसिम्हा राव जी का बताया, पंजाब में राजीव जी का सपना पूरा किया। मैं सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी क्या होना चाहिए? मनमोहन सिंह की बात भी बताइए कुछ। इंदिरा जी तो चली गई, मनमोहन सिंह की बात बताइए। आतंकवाद के भाषण देने के लिए खाली आए हैं टीवी पर क्या? हम आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर पाते। कितनी देर चलता रहेगा? आज कश्मीर के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि इनका मुकाबला करना है जी, मुकाबला होगा, उसका जवाब मिलेगा। एक बार सुरक्षा फोर्सेज को कह तो दे किस चीज की बातचीत करनी है। इधर हमारे जवान मारे जाए और हम उनके हाथ जोड़ते रहे, हमेशा हाथ जोड़ते रहे। अरे हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। अरे ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है क्या? ये अब्दुल हमीद की धरती है जिसने 74 की जंग में 7 तोपों को बिल्कुल तबाह करके रख दिया था। इतने बहादुर लोगों ने हमारे देश में जन्म लिया और हम राजनीतिक लोगों ने इतना हिंदुस्तान के सिस्टम को कमजोर कर दिया। ठीक है, कुल मिला के आप भी कह रहे हैं कि कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, पर यहाँ चीजें दिखती नहीं। सिंह साहब, यहाँ अब स्थिति ऐसी है कि प्रधानमंत्री के विवेक पे बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई हैं। कांग्रेस भी अपनी ओर से, चूंकि अब आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं रिप्रेजेंट करते, तो पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आपसे नहीं करूंगा, पर मेरा सीधा सवाल यही है कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक सिक्के के दो पहलू हैं, कैसे निपटा जाए फिर सर इससे? स्थिति बड़ी विकट अब यहाँ खड़ी होगी। देखिए, बातचीत न करना भी एक कम्युनिकेशन माना जा सकता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अनकंडीशनल बात तो करनी ही पड़ेगी आपको। नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के बीच में ऐसा कोई फैसला पहले नहीं हुआ था कि अगर ऐसी कोई घटना घटेगी तो बात नहीं करेंगे। तो जैसा कर्नल शर्मा साहब ने बताया, हम इस बात से पूरा इत्तेफाक रखते हैं कि बात करनी चाहिए। सवाल है बात करनी क्या चाहिए, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ टॉकिंग, क्या कहना चाहिए? कहना यह चाहिए कि अब बहुत हो गया,
हमने बहुत सब्र देख लिया, बिट्टा साहब ने भी काफ़ी अपना रोष दिखाया है, बहुत सब्र हो गया, अब सब्र की बात टूट रही है। आप इस बात पे एग्री कीजिए कि ये जो आज़ादी के बाद ये कश्मीर का मसला जो आज तक आप नहीं सॉल्व कर पाए, जिसका कोई समाधान आपको नहीं मिला, उसका समाधान नहीं मिल सकता है सिवाय इसके कि आतंक के जितने गढ़ हैं खत्म कर दिए जाएं और बिना हमले के, बिना युद्ध के शांति नहीं होगी, ये कहना। अजय जी, क्या ये सिचुएशन आपको प्रैक्टिकली फिजिबल लगती है मनमोहन सिंह के साथ में? क्या धरातल पे आपको लगता है वो इस तरह से बात कर पाएंगे? जयसिंह साहब कह रहे हैं। देखिए, मैंने तमाम वक्ताओं को, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेशंस को सुना। आज शाम की ये बहस टीवी पे चल रही ऐसी एक बहस की तरह ही है। सवाल इसके बियॉन्ड का है। सवाल ये नहीं है कि हम बातचीत करें और करें तो क्या करें, और बातचीत न करें तो क्या करें। आपको यह सोचना पड़ेगा कि यह राजनीति का विषय नहीं है। आप कह रहे हैं बातचीत नहीं करें, किससे बातचीत नहीं करें? पाकिस्तान से नहीं करें। चलिए, मैं मान लेता हूं भाजपा की यह दलील कि बातचीत नहीं होनी चाहिए। उनके पास जवाब भी नहीं है, जैसा बार बार आप सवालों से उठा रहे हैं कि अगर बातचीत न करें तो क्या करें। इसका जवाब नहीं है। भाजपा के तमाम प्रवक्ताओं को मैं सवेरे से और नेताओं को शाम तक सोच रहा हूं। और दूसरी तरफ है कि हम बातचीत करें। अरे किससे बात करें? नवाज शरीफ से? पाकिस्तान के किस हुक्मरान से बात करें? स्थितियां उससे आगे निकल चुकी हैं, जहां ये टेररिस्ट, ये जिहादी उनके ही कंट्रोल में नहीं। तो आप किससे बात करेंगे? ये मुशर्रफ ने, जिन्होंने पाकिस्तान के इन टेररिस्ट एक्टिविटीज को कश्मीर में सपोर्ट किया, और जब उन्होंने उसका सपोर्ट वाजपेयी जी के उस आगरा मुकाम के बाद विड्रॉ करना शुरू किया, तो दो बार उनके ऊपर अटेम्प्ट हुआ। ठीक है। तो ये जिहादी ग्रुप न हिंदुस्तान के हैं न पाकिस्तान के हैं, इसलिए वहां एक चुनी हुई सरकार आई हुई है, इसलिए आपको एक प्रतिनिधि। ठीक है, अनिल जी अपनी बात रख दीजिए। जो हालात जो मैं काउंटर कर रहे हैं आपको, मेरा कहना क्या है कि नहीं, मेरी बात कंप्लीट कर ले फिर काउंटर करें। मेरी बात आप जब बोल रहे थे ध्यान से। अनिल जी, एक मिनट। मैं जानता हूं भाजपा बहुत बड़ी देशभक्त पार्टी है और आपके पास बहुत सारे समाधान है, लेकिन समाधान यहाँ टीवी पे नहीं निकलता है। आपकी भी सरकार को इस देश की जनता ने देखा है कि आप हवाई जहाज ले जाकर के कहा खुद सौंप आते हैं टेररिस्टों को। तो इसलिए राजनीति का वक्त नहीं है ये, माननीय अनिल जी, आप सुने मेरी बात को। तो जो पाकिस्तान आज इस स्थिति में पहुंचा है, और दो कर्नल यहाँ पे बैठे हुए हैं जो उस क्षेत्र में काम किए हैं। मैं भी उस क्षेत्र में 2 साल तक संपादक रहा हूं। मैं जानता हूं जम्मू क्या है, कठुआ क्या है और सांबा क्या है। यहाँ ऐसी ऐसी बहस हो रही है जो लोग जम्मू नहीं गए हैं और टीवी पे बैठ करके समाधान दे रहे हैं। ये टेररिस्ट एक्टिविटी, क्षमा करें, आप सबको एक पल्ले में नहीं हार सकते। आप क्षमा करें, मैं जम्मू भी गया हूं, मैं कठुआ भी गया हूं, मैं सांबा भी गया हूं। आप क्यों अपने ऊपर ले रहे हैं? इस तरह की बात ना करें सर, आप अपनी बात रख दीजिए। फिर आप इस तरह की बात आप कह क्यों रहे हैं? अजय जी, अपनी बात रख दीजिए, आप जो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप बीच में ना बोले जी, अपनी बात। तो जो हम जब वहां गए नहीं है और हम समाधान की बात कर रहे हैं, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कल तक कश्मीर की सीमा तक होता था, आज ये जम्मू में से आगे बढ़ गया है। जम्मू के बाद आपका पंजाब है और पंजाब के बाद दिल्ली है। आप इन चीजों पे चिंता क्यों नहीं व्यक्त कर रहे हैं? तो क्या किया जाए सर फिर? और क्या टेररिज्म यही है? मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो टेररिज्म नहीं है सर, एक वो अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि वो दंगा एक अलग हो जाएगा। अगर हम टेररिज्म की बात करें नहीं, पर अब ऐसे वक्त में सर, जब मनमोहन सिंह नहीं सर, देखिए, आपको समझना पड़ेगा एक्सटर्नल टेररिज्म और इंटरनल टेररिज्म। जब तक आपकी अंदर की स्थितियां मजबूत नहीं होंगी, आप सीमा पे आपका जवान नहीं लड़ सकता। इसी स्थिति में सर हम क्या करें? लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान और जय किसान का। ये अलग विषय नहीं है, आप दोनों को बात नहीं। पर सर, अभी हम क्या करें? मनमोहन सिंह वहां पर है, 29 को मिलना है, क्या किया जाए? आपको सिर्फ कैसे संकेत दिया जाए? करना पड़ेगा, जो ये इंटरनल वोट की राजनीति इस देश में होती है और चीज को वोट के चश्मे से देखा जाता है कि मुजफ्फरनगर प्रॉब्लम नहीं है, भिवंडी प्रॉब्लम नहीं है, अलीगढ़ प्रॉब्लम नहीं है, और वहां हमला होता है तो हम चिल्लाने लगते हैं ये प्रॉब्लम है। आपको अपनी आंतरिक स्थितियां मजबूत करके, आंतरिक स्थितियां मजबूत करके, पर मनमोहन सिंह क्या करे सर? कंट्रोल, अभी बड़ा सवाल यही है। कंट्रोल, कमांड एंड कोऑर्डिनेशन, तीनों स्तर पे आपको काम करना। ये बुनियादी बात सर आपने कही, ये मैं मान रहा हूं, पर अभी मनमोहन सिंह क्या करें? अभी मनमोहन सिंह को सख्त जो वो कर रहे हैं और जो वो करेंगे, बातचीत करें, बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ, बातचीत करके इस युग में आप बिना बातचीत सख्त संकेत दे लूंगा। अनिल जी सर, अनिल जी अपनी बात आप रख दीजिए जल्दी से। मैं बड़ी
जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, बड़े बड़े साहिबान बैठे हैं, बिट्टा जी ने भी अपने रोष व्यक्त किए हैं। अगर एक तरफ तो राजनीतिक क्लास को आप अलग मत करिए, समाज का हिस्सा राजनीतिक क्लास भी है, हम लोग भी समाज के हिस्से हैं। ठीक है, आप लोग राजनीतिक लोगों को ऐसा सेग्रीगेट कर देते हैं जैसे कि आप लोग तो एकदम खुदा के बंदे बन के आए और राजनीतिक लोग तो सब कूड़ा करकट हैं। ये नहीं, हम नहीं मान रहे सर, हम तो कह रहे हैं क्या करें बताइए। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मैं जवाब देता हूँ इसका। राजनीति का मैं भी राजनीतिक हूँ। नहीं बिट्टा जी, मैं आपसे बात करूंगा अभी। बिट्टा जी एक मिनट सर, जरा बात रख लीजिए सर। बिट्टा जी एक मिनट, फिर आपके पास भी आ। देखिए एक एक करके अगर हम बात करेंगे तो निष्कर्ष पे आ पाएंगे। एक हल्ला करने से मतलब नहीं। पूरा करके राजनीति क्या है मैं बताता हूँ। ठीक है आपने बिट्टा सर, एक मिनट प्लीज। आज हमारे लोगों की देन है। बिट्टा जी एक मिनट सर, एक मिनट बिट्टा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बिट्टा जी प्लीज। हमेशा लेता रहूंगा, आप बड़े भारी हमेशा लेता रहूंगा। केवल हम क्या है हम जानते हैं, हम क्या लाखों में राजनीति करते हैं भैया। हम भी जानते हैं आप क्या है। इमरजेंसियां बिट्टा जी बहुत गंभीर विषय है, कृपया इसको इस तरह से ना वो करें। आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, समझिए देश आपको देख रहा है। जो बोलता है सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो का इस्तेमाल होता है। देखिए हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे, माफ कीजिए प्लीज। केवल आप ही देश में ऐसा नहीं दिया जाता है। अनिल जी एक मिनट राजनीति है। प्लीज, अनिल जी बात तो सुनिए। अनिल जी एक मिनट, एक मिनट। बिट्टा जी, बिट्टा जी 100 बार शरीर पे खाए फिर खाएंगे। बिट्टा जी, बिट्टा जी आपके इमोशंस बिल्कुल सही है और हम उसको नाजायज नहीं कह रहे, बिल्कुल ठीक बात है आपका गुस्सा होना। पर सर हम एक सोल्यूशन चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इस 1 घंटे में से हम कुछ निकाल सकें। खाली सब लोग आप चिल्लाते रहेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। कृपया सुने और फिर बोलें प्लीज। अरे मेरी बात तो सर बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूँ। अनिल जी एक मिनट आप रुक जाइए, 1 मिनट अनिल जी प्लीज, मैं गुजारिश कर रहा हूँ प्लीज। मैं जा रहा हूँ, नमस्ते। 1 मिनट सर, अगर ऐसे रोकना है तो मैं नहीं कर रहा। अरे मेरी बात सुनिए। अरे नमस्ते का नमस्ते बोलने के नहीं बोलना ना बोल। अपने नेताओं को खुश करने के छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं, जल्द बात करें। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ब्रेक के पहले आपने देखा बातचीत जहां चल रही थी हम उस पर बात नहीं कर पाए और हम उम्मीद करेंगे कि अनिल जैन जी चूंकि एक अच्छे और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, डिबेट में बातें होती रहती है, अपनी बातें वो रखें, आए। हमारे लोग वहां पर मौजूद हैं, अगर वो चाहे तो इस डिस्कशन का हिस्सा फिर से बन सकते हैं। उनका इसमें भी बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र है, सब अपनी बात रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं चर्चा को यहाँ कुछ एक अच्छे मोड़ पर आए, मेरी ये इच्छा है। सबसे पहले शर्मा जी मैं आपसे शुरुआत करूंगा। ये सब बातें हो रही हैं, मनमोहन सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं, अब आप डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करेंगे। आपको क्या लगता है इस पे संकेत की जो बात आ रही है, क्या संकेत दें, क्या कहा जाए ऐसा डायरेक्टली आपको लगता है जब इतने बड़े स्तर पे बात होती है? जैसे लोग उठ के कह देते हैं कि आंखों में आंख डाल के बोल दो कि तुमने क्या कर दिया। आई मीन ठीक है, आवेग में आके बात करना एक अलग चीज है, पर जब आप एक दो देश के वजीर आजम हैं, कोई बात हो रही है, क्या कुछ चीजों को भी नजरअंदाज करना जरूरी है? देखिए सर, आप सबसे पहली चीज, इस समय जो माहौल है वो एक बड़ी इंडिया के लिए मैं सोचता हूं कि बहुत सुटेबल माहौल है इस समय जी। हमारे दोनों प्रधानमंत्री, दोनों देशों के प्रधानमंत्री इस समय अमेरिका की धरती पर हैं और अमेरिका की धरती पर उन्होंने भी देखा कि हमारे दोनों प्रधानमंत्री होने के बाद हिंदुस्तान में जो ये कश्मीर में जो मसला चला है जी, इसमें कितनी मैच्योरिटी हमारा प्रधानमंत्री इस समय दिखा रहा है, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है। अगर हम वहां पर जाकर के बड़े ही कंट्रोल्ड वे में उसको बताते हैं तो हम वैसे ही राजनीतिक और कूटनीति में हम स्कोर कर लेते हैं कि भाई हम जो है बड़े ठहरे हुए आदमी हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमें डेफिनेटली वहां पर वार्ता जारी रखनी चाहिए और बताना चाहिए। और इस समय ये जो बताने गेंद हमारे पाले में है, कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो कहूंगा हमारे सेना की बात अलग रखिए, जब आपने कूटनीति की बात कही है तो कूटनीति में हमारे मनमोहन सिंह साहब जो अभी 29 को मिलने जा रहे हैं उसमें बेबाक जो है अपनी बात कहें
और ये बात चल करके डेफिनेटली ओबामा साहब के पास भी ये जाएगी, वहां के यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी सुनेंगे इस बात को, तो ये मसला वहां पर उस समय सॉल्व हो जाएगा कि ये इस तरह करेंगे तो वी आर गोइंग टू डू समथिंग और अदर एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट। इतनी बड़ी बात हो जाएगी अगर ये जो कूटनीति का इस समय दौर है आपके पास, हाथ एक पत्ता है आपके पास, क्योंकि आप दोनों के वहीं के वहीं बैठे हैं, तो क्योंकि जब लड़ाई होती है तो एक तरफ से ऐसे नहीं ये एक अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मिला के गोल्डन चांस, मैं सोचता हूँ गोल्डन। ठीक है आलोक जी। मैं समझता हूं कि आज वहां पर भी, पाकिस्तान में भी एक इलेक्टेड, सो कॉल्ड इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वहां पर भी हमारे यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। पाकिस्तान में जब भी सेना का राज रहा है या कट्टरपंथियों का राज रहा है, ठीक है, तो उस समय हमारे लिए कभी भी डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जो कदम लिया है कि हम बातचीत को आगे रखेंगे, वो बिल्कुल सही कदम है। मैं शर्मा साहब की बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर इस तरह से हम डिप्लोमेटिकली चलेंगे, जिस तरह से 26/11 के बाद हमारे विदेश मंत्री ने पूरे वर्ल्ड को बताया कि किस तरह से पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। पर आलोक जी एक चीज आप मुझे बताइए कि ठीक है, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ, स्थिति आपकी पार्टी में ऐसी क्यों दिख रही है? अब ये कहा जाता है कि सॉफ्ट स्टेट हम बन चुके हैं, कांग्रेस पूरी तरह से इस बात को, चूंकि आप केंद्र में तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी, बात आप ही लोग करेंगे क्योंकि अब ये मैंडेट आपके पास में है। दूसरी चीज सर ये है कि बात की जाए तो फिर कैसे की जाए? अभी आप लोग, जैसे आपकी तमाम कांग्रेस अपनी ओर से अगर पूछा जा रहा है, जितने भी प्रवक्ता हैं सबसे बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि अब सब प्रधानमंत्री के विवेक पर है। क्या आप लोग ये प्लान करके यहां से नहीं गए थे? क्या इस बात पे बात नहीं हुई थी कि इस तरह का मसला हो जाए, कुछ बात हम क्या बात करेंगे या कैसे हम बात आगे रखेंगे? सब अगर प्रधानमंत्री के विवेक पे वहां पर छोड़ दिया गया तो यहाँ फिर प्लानिंग कैसे किया? नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के विवेक पर है। देखिए, राष्ट्र के ऊपर एक अटैक, यही कह रहे हैं तमाम लोग, आज एक देश के ऊपर अटैक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इसमें बहुत मैच्योर्ड वे में, परिपक्व वे में, डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा कोई डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ेंगे। दो राहे पर खड़े हो गए। आपको देश की चिंता भी सता रही है कि ऐसा माहौल भी गर्म है, क्या हम बात करें या नहीं करें, फिर आप ये भी कहते हैं कि डिप्लोमेसी भी आपको करनी है। तो ये दो स्थिति में आप खड़े हो, फिर आपने तीसरी बात कह दी कि सब मनमोहन सिंह के विवेक पे है। जिस तरह से शर्मा साहब ने कहा कि डिप्लोमेसी भी सख्त शब्दों में होनी चाहिए, और कांग्रेस और हमारे प्रधानमंत्री, मैं समझता हूं, पूरे सख्त शब्दों के साथ नवाज शरीफ साहब से निपटेंगे। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। अनिल जैन जी, बहुत अच्छा लगा आप वापस आए और एक बार फिर आपका स्वागत है। पर एक चीज मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये मौका नहीं चूक जाएंगे मनमोहन सिंह? ठीक है, आप कह रहे हैं बात नहीं करना चाहिए, पर अगर बात नहीं करेंगे तो इतना बड़ा चांस अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फिर कब मिलेगा, जब दुनिया भी जानेगी क्या कह रहे हैं? नहीं भाई, ऐसा है, ये मौका किसके लिए? हमारे देश के लिए कि दुनिया के लिए? कि ओबामा को दिखाने के लिए? हमारे देश में सैनिक मर रहे हैं, हमारे देश में हमला हो रहा है, हमारे देश में सैनिकों के सिर काटे जा रहे हैं, हमारे सेना के कैंप में वो लोग घुसपैठिए बनकर, सेना के लोग आकर हमारे कैंप में लोग को मार जाते हैं, और हम दुनिया को सहृदयता दिखाते रहे। किस लिए? हम केवल ओबामा को दिखाने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए? हमारे देश में हम लोग झेल रहे हैं, हमारी सेना झेल रही है, हम इसका, हमें सरोकार नहीं है। दुनिया में हम कूटनीतिक रूप से ठहराव दिखाना चाहते हैं। आखिर ठहराव किस काम आएगा, किसके लिए आएगा? 2004 में जब वार्ता हुई, जब ये वार्ता, ये मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ की वार्ता नहीं है, दो देशों की वार्ता होती है, और दो देशों की वार्ता तब हुई थी, तब ये स्पष्ट था कि भारत की, उस समय मुशर्रफ ने कहा था कि पाकिस्तान की जमीन से टेररिज्म को किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं होगा। भारत ने तय कर दिया था कि किसी भी प्रकार का टेररिज्म का सपोर्ट आखिर पाकिस्तान से होगा तो हम किसी प्रकार के संबंध नहीं रखेंगे। अगर मैं आपकी बात समझ रहा हूं तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि मीटिंग ही कैंसिल हो जाए उनके साथ में? मीटिंग कैंसिल कर दें मुशर्रफ, ये बार-बार बात कीजिएगा नवाज शरीफ से। आप सुनिए, जब मनमोहन सिंह जी जा रहे थे, उससे पहले जब यहाँ अटैक हुआ, तब भी ये वार्ता आई थी, तब कांग्रेस ने गोलमोल कर दिया कि करेंगे नहीं करेंगे, चुपचाप रही। अब बाद में जाने के बाद ये वार्ता का दौर इन्होंने जारी रखा। आखिर उस समय ये भी कूटनीतिक बात है, ये भी कूटनीतिक बात है कि हम वार्ता बंद करें। ये उस समय देते कि हम अब हमारी कोई वार्ता नहीं होगी, यहाँ से स्टेटमेंट जारी होता कि हमारी वार्ता नहीं होगी। ये भी दुनिया को मैसेज है, ये भी पाकिस्तान को मैसेज है, ये भी वार्ता है। लेकिन हमारा स्टैंड कभी टफ होंगे ही नहीं, हम वार्ता ही करते रहेंगे। आखिर हमें जवाब देना है तो सेना के जरिए जवाब देना चाहूंगा आपकी बात का। अनिल भाई, जब आपकी एनडीए की सरकार थी 98 से लेकर और 2003 तक, उस समय कितने लोग मारे गए मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं,
और आज के जो आंकड़े हैं 2012 के सर, आप आंकड़ों फॉरेन पे प्लीज टेररिस्ट राजनीति ना केवल करें। 13 लोग मारे गए। एक मिनट मैं समझता हूँ लोग मरना कोई सर मैं वो नहीं मानता हूं, है। मैं मानता हूं। प्लीज आप भी आज समझिए। देखिए, आज लोग- सिचुएशन वहां पर क्या कह रहे हैं improve आप? कर रही है। आप क्या कह रहे हैं? कहाँ मारे गए लोग? मैं जानता हूं आज सिचुएशन वहां लोग पर कहाँ मारे गए और कैसे मारे गए? आप इस बात को हमें ये डिप्लोमेटिक आंकड़ों में मत रास्ते भी फैलाइए। साथ इस साथ समय अपनाने पड़ेंगे। देश का हमने माहौल बॉर्डर आंकड़ों को जानने का नहीं है। को रोका है पिछले समय में। माकन जी ने भी हमने आंकड़े काम दिए थे, किया बड़ा है। बुरा हमें लगा था उस वक्त। क्या- नहीं, वो मैं नहीं मानता होना हूं चाहिए, बात सर। को, समझिए लेकिन क्या- आज क्या- सिचुएशन क्या- इंप्रूव कर रही है। लेकिन अगर हम नहीं, वार्ता को ही रोक क्या देंगे तो लीकेज मैं रोका समझता है? हूं कि हम हमारे अपने सेना के पाले कैंप में में आने घुसकर वाली लोग गेंद मार को रहे आने से हैं। रोक आप कह रहे दें। लीकेज रोका है। लीकेज रोकने का कोई अर्थ नहीं है। ठीक, बिट्टा साहब, एक बार फिर जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। आप बेहद भावुक हो जाते हैं, हम समझते हैं आपके भावुकता को भी, पर सर जरा हमें बताइए कि रास्ता क्या है। हर कोई ये बात कह रहा है कि बातचीत बंद कर दीजिए, हम भी मान लेते हैं, चलिए बंद कर दीजिए। रास्ता क्या सर, जरा बताएं, देश भी जानना चाह रहा है। मेरी बात सुनिए, भावुक इसलिए हो जाता हूं, इसलिए नहीं होता हूं कि नहीं, हम मेरे सम्मान- ऊपर बम हम चले, सम्मान मुझे करते हैं उसका आपके फिक्र भावुकता नहीं का, है। नहीं, मेरी बात सुनिए, जी। मेरा कोई, मैंने जो बम खाए या आगे खाऊंगा, ये मेरा कोई देश पे एहसान नहीं है, ये मेरा बचा हुआ बोनस की जिंदगी का हिस्सा देश के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात जो भावुक होता हूं, अभी 16 तारीख को विज्ञान भवन में फंक्शन किया, जो अभी जिन जवानों के सिर कट गए और जो जवान अभी शहीद हो गए, और मैंने उनके परिवारों को जब पूछा कि आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई व्यक्ति बाद में पूछने आया आपके बच्चों को नौकरी के लिए, किसी काम के लिए, सब ने बोला जी उस वक्त तो सब आए थे, कोई नहीं आया। ठीक है, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी पे हमला नहीं है, मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। सर रास्ता बता मैंने दीजिए। कुर्सी सदा को त्याग करके देश आपको के देख लिए रहा है, रास्ता तत्पर मैं बताइए जहां अपने तक लोगों के बातचीत- हिसाब से क्या करें, भारत अब क्या देखो करे? रास्ता जहां तक अभी आंकड़े बता रहे हैं जी। कि तेरे टाइम पे ये आंकड़े थे, मेरे टाइम के ये आंकड़े थे। सवाल यहाँ बीजेपी और सर, आप मुझे कांग्रेस, छोड़ दीजिए। ये सब हम भारतीय, सबसे पहले जी। भारतीय, पहले मेरी बात सुनिए, सबसे पहले हम भारतीय हैं, फिर हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी, याद रखिएगा जी। ये पाकिस्तान को आंकड़े ना सुनाए। और दूसरी बात सुनिए, अभी जो वक्त है, अभी वक्त है, मैं कहता हूं बातचीत करो, अभी नहीं, पर आज के वक्त, जिस वक्त हमारे जवान शहीद हुए, हमारे घर के अंदर आके हमला किया बार बार, नवाज शरीफ का बिल्कुल बाइकाट करना चाहिए और उसको एहसास कराना चाहिए कि हिंदुस्तान के ऊपर बार बार हमला बर्दाश्त नहीं होगा। कुर्बानी दी है, जवान और कुर्बानी देंगे, पब्लिक भी कुर्बानी देगी, पर अगर आप बातचीत, इस टाइम पे बातचीत की बात करेंगे, पाकिस्तान ये समझेगा ये सॉफ्ट मुल्क है, रोज इनके जवानों को शहीद करते हैं, रोज बम्बों से उड़ाते हैं, रोज इनकी गर्दनें काटते हैं, और उसके बाद ये हाथ जोड़ के कहते हैं हम आपसे सुलह करना चाहते हैं। अरे ये छत्रपति शिवाजी महाराज, अरे ये गुरु गोविंद सिंह महाराज, ये महाराणा प्रताप की क्या धरती है, जिन्होंने भारत को कैसे मजबूत किया, और आज हम इतने कायर और कमजोर हो गए। हम बातचीत करेंगे, किस बात की बातचीत करेंगे? हमारे जवानों को रोज मारेंगे, फिर आपके पास और उनके आगे हाथ जोड़ेंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर आऊंगा। सिंह साहब, जो बात बिट्टा जी बिल्कुल बिट्टा साहब की बात से मैं सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, और जी देश का 90% लोग इस बात से सहमत है। ठीक है, चलिए। पर सिंह साहब, ये जो बात कही उन्होंने, ये बात आपको किस तरह आप इस देखते हैं? मुझे लगता है कि एक्साइटमेंट ज़्यादा है इस वक्त, जो घटना घटी है बहुत शर्मनाक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि एक कॉमन होगा तो कब होगा? जैन साहब, मैं ज़रा बड़ी संजीदगी से आपसे कहना चाहूँगा, आप सबों से मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और भारत के लिए एक कॉमन फैक्टर है टेररिज्म। पाकिस्तान भी टेररिज्म से सफ़र कर रहा है, आप समझते हैं, हमारा देश भी सफर कर रहा है। We don't agree, we don't और agree. ये जो आज right. कुछ हुआ है वो पाकिस्तान कश्मीर की पर बात डायरेक्टेड देश में नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, आर्मी कैंप और पुलिस कैंप में, पुलिस स्टेशन जो आपने देखा कठुआ और सांबा में जो भी घटना आज घटी है, वो शायद पहली बार हुआ है कि पुलिस और आर्मी दोनों पर एक साथ 3 लोगों ने बहुत इफेक्टिवली हमला किया है, और हमारी जो कैजुअल्टी हुई है वो 3 लोगों के लिए ज़्यादा है। लेफ्टिनेंट कर्नल एक गुजरा है हमारे लिए बहुत ही ये शर्मनाक बात हुई, लेकिन फिर भी चूंकि हम एक पेशेंट स्टेट है, हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हमने बहुत ज्यादा धीरज दिखाया है, तो थोड़ा धीरज और दिखाइए आप। इसका फायदा क्या मिलेगा सर? फायदा यह मिलेगा कि नवाज शरीफ साहब जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आज बने हैं, आज कोई मिलिट्री रूलर नहीं है, आपके मनमोहन सिंह साहब और नवाज शरीफ साहब चाहे जैसे भी हों, वो स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हो या वीक प्राइम मिनिस्टर हो, डिप्लोमेसी ये कहती है कि वो मिल करके आपस में अपना इंटेंशन जाहिर करें ठीक है, आपकी नीयत क्या है।
पूछे नवाज शरीफ से। पर एक सर आपका एक्सपीरियंस है, शर्मा जी एक मिनट, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि डेमोक्रेसी के नाम पर जमहूरियत उनके यहाँ कैसी है और क्या स्थिति उनके यहाँ जमहूरियत की है, अगर ऐसा होता तो सेना का इंटरफेरेंस शायद नहीं होता, इतना इंटरफेरेंस वहां पर सेना का है। क्या आपको लगता है जमहूरियत की आड़ के अंदर विश्वास करने लायक है? मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूंगा, जैसे कि हमारे पिछले सिंह साहब ने बोला, सबसे पहले हिंदुस्तान की जो जमीन पे जो टेररिज्म आया है वो अभी जो हमारे JNK से चला है, जो कि आजाद कश्मीर से चला है, उसकी बुनियाद आज की नहीं है, 47 से ही चला आ रहा है जी। और ये आप सोचते हो कि एक दिन में खत्म हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है और उनको मिलती है शय। हमने जो 47 के बाद में गलतियां की हैं, जो कि हमने आजाद कश्मीर को UN में ले जाकर उनको न मांग करके अपना ही जो ढोल पीटा, हमने आज तक ये डिमांड नहीं की वो हमारी जमीन है, समझे साहब जी। और वो अलग से अपने आप को बना के रखे हुए हैं, जिसका नतीजा ये है कि जो टेररिज्म आया है, जिसको पाकिस्तान ने भी किया है, जिसको अमेरिका ने भी शय दी है, और ये जो आपके जितने में टेररिज्म के ग्रुप बने हैं बाद में, चाहे वो ओसामा बिन लादेन भी रहे हों, तो ये इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और वो उसका इफेक्ट उन्होंने बनाया, पाकिस्तान नहीं बनाया, उसका इफेक्ट आज पाकिस्तान पे भी है। ये आज जो हुआ वो साजिश लगती है आपको? जो आज जो वो किसकी साजिश जो मिलिट्री वहां पर जैसे देखिए साहब उनकी सेना लश्कर तैयबा और उन सबका मिलकर के प्लानिंग दिखती है। ये सेना का काम नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये सेना का काम नहीं, सेना का ये पाकिस्तानी सेना का काम नहीं है, ISI का काम हो सकता है, पर ये टेररिस्ट ही हैं जो कि आपके ही इलाके में है और जो पूरे ट्रेन जो अशांति चाह रहे हैं, जो अशांति चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे जो मुल्कों में पाकिस्तानी सेना के लोगों ने बीएडिंग करी हिंदुस्तान के सैनिकों की, वो किसका काम था? क्या बोला आपने? जी अनिल जी क्या कह रहे हैं आप? अनिल जी मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के सैनिकों ने जो हिंदुस्तान के सैनिकों की बीहेडिंग करी, वो किसका काम था? पिछली बार कैंप में घुसकर अभी कारगिल में और जो सेना के जवान घुस गए थे पाकिस्तान के, जब रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के जवान नहीं थे, बाद में प्रूव हुआ पाकिस्तान के जवान थे, वो किसका काम था? ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के सेना का काम नहीं है? पाकिस्तान की सेना की इतनी हिमायती क्यों कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की सेना का हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान की सेना का काम नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? मैं कन्वेंशनल वॉर को अच्छी तरह से जानता हूं साहब, मैंने वॉर देखे हैं और लड़ाई भी नहीं, आप जितना भी जानते हो सारा देश जानता है कि बार-बार सेना का हाथ, मैं कह रहा हूं ISI का है और सेना ऐसे नहीं करती है, सेना इस तरह से काम नहीं करती। ISI is being run by the Pakistani army only. ISI is being run by the Pakistani army only. ISI is not in the control of Nawaz Sharif. चलिए इसमें ये अलग विषय शायद पर हम चले जाएंगे, पर अजय जी अभी यहाँ पर अभी भी हम ये बात को नहीं समझ पाए। 1994 में भारत के पार्लियामेंट में सबने मांग करी थी कि आजाद कश्मीर भारत का हिस्सा है। जी ठीक है अनिल जी, चलिए अब आप ये बता दीजिए ना, आप ये कह रहे हैं कि बातचीत भी ना हो, आप ये कह रहे हैं कड़ा संकेत, कैसे संकेत दें? बातचीत बॉयकॉट करके संकेत दे दें? कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में जैसे अटैक हुआ आप लोगों ने संकेत दिया, क्या वैसे संकेत दे दें? अगर आप ये कह रहे हैं कि सेना को बॉर्डर पे भेज दिया, फिर सेना को वापस बुला लिया। रक्षा विशेषज्ञ जो कह रहे हैं आप उनकी बात भी सुनने को तैयार नहीं है। क्या भाजपा ही सब कुछ ठीक कह रही है? नहीं, क्या बात? आज संवेदनशील समय है, हमें जिम्मेवारी के साथ विपक्ष का भूमिका निभानी चाहिए। आप लोगों को केवल आप आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा। कह रहे हैं जिम्मेवारी का अर्थ ये नहीं है, जिम्मेवारी का केवल आरोप लगा देना देश की अस्मिता को खतरे में डाल देते हैं। आप लोग डाल रहे हैं ऐसा नहीं खतरे में। आप आज का जिस तरह का नाजुक दौर है, आपको सुरक्षा विशेषज्ञों की बात सुननी चाहिए। आप कह सकते हैं कि क्या पाकिस्तानी सेना का हाथ है इसके अंदर? अभी तक हमारी वहां पर 2 घंटे पहले तक गोलाबारी हो रही है, भाजपा ने आप पाकिस्तानी सेना की हिमायत क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे, कोई नहीं कर रहे। रक्षा विशेषज्ञ साहब ने अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर एक बात कही है। जैन साहब, भाजपा केवल आरोप लगाने के एक्सपीरियंस को, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। जैन साहब की प्रॉब्लम है कि वो खुद बोलना चाहते हैं, बाकी किसी की कुछ सुनना नहीं चाहते। आप अगर एक बहस में आए, आप अपने को एक लोकतांत्रिक पार्टी कहते हैं, तो आप दूसरों की सुने, आपको अपना हक है, आपकी बात आपने कही, सब लोगों ने यहाँ सुनी, देश सुन रहा है।
वो समझता है कि भाजपा कितनी जिम्मेवार पॉलिटिक्स कर रही है। जो संदेश आज भाजपा के नेताओं को कहना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी के साथ खड़े हैं और वो सख्त से सख्त कदम। आलोक जी एक बात बताइए मुझे, सर एक मिनट बताइए मुझे, जो स्टैंड अभी तक आपकी पार्टी ले रही है वो तो सॉफ्ट ही नजर आ रहा है ना। आप 8 अगस्त को जब वहां पर रक्षा मंत्री आते हैं, कितने टाइम उनको लग जाता है संसद में ये बात बोलने के लिए, फिर यूटर्न उन्हें लेना पड़ता है, तब भाजपा उनको बताती है संसद में क्या हुआ। आपकी भी तो स्थिति सर, आप पे कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रही है, तो आप बताइए जरा, क्योंकि आप नॉमिनेटेड, आप मैंडेट में हैं, आप प्रतिनिधित्व का पॉलिसीज भी आप ही बना रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो शर्मा साहब ने भी कहा कि आतंकवाद ऐसा नहीं है कि एक दिन में चला जाएगा, कोई जादू की छड़ी आएगी। ठीक है, आप पिछले 10 वर्षों में देखिए, इसमें गिरावट आई है, कंट्रोल हुआ है। डिप्लोमेसी और जितने भी हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे, वार्ता थी, सेना का भी उपयोग था उसके अंदर, सारी चीजों का मिला जुला असर है कि इस समस्या को हम धीरे धीरे करके काउंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ऐसा संकेत मुझे बताइए जिससे आपको लगा हो, कहीं पर भी कांग्रेस एक संकेत आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं मान रहा हूं। 26/11 का जो अटैक हुआ उसके बाद डिप्लोमेटिकली हिंदुस्तान ने, प्रणब मुखर्जी जी उस समय विदेश मंत्री थे, किस तरह से पूरे देश के सामने अभी तो सर 73 बार इस साल में 73 बार वो लोग उल्लंघन कर चुके हैं सीज फायर का। आप कैसे जवाब देंगे? देखिए, ऐसा नहीं, चुनौती हो गई है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे केवल वही लोग करके और चले जाते हैं और हमारी सेनाएं उनका कोई मुकाबला नहीं करती। क्या ये पॉलिसी पैरालिसिस है? क्या ये आप लोग पॉलिसी पैरालिसिस किसी भी तरह से नहीं है, ना डिप्लोमेटिकली पॉलिसी पैरालिसिस है किसी भी एंगल से, ना बॉर्डर पे है। क्यों इंट्रूजन हो रहे हैं? देखिए, इंट्रूजन होता है उनके वहां पर जिस तरह की ताकतें हैं, वहां पर सेना हमेशा कमजोर पड़ रहे हैं, सत्ता के ऊपर काबिज रहना चाहती है। वहां दोनों चीज आप कह रहे हैं। देखिए, जब तक सेना वहां पर अपना वजूद बनाए रखेगी, पाकिस्तान में उनकी सेना की चलती रहेगी और उनको केवल अपना वजूद बनाने के लिए हिंदुस्तान से लड़ाई करनी है, किसी भी मुद्दे पर छिड़ते रही और सेना की इंपॉर्टेंस को बनाए रखी। डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वहां का वीक है काफी, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम है। सेना अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करती है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान की सेना किसी तरह से कमजोर नहीं है और हम समय पर माकूल जवाब देते हैं। मैं कुछ कहना चाहूंगा, 47 से लेकर के आज तक देख लीजिए, उनका जो डॉक्ट्रिन रहा है वो ये रहा है कि वो नॉन मिलिट्री पीपल को, यानी कि मुजाहिद को आगे भेज करके लड़ाई करते रहे हैं। जब 1947 में बारामूला की लड़ाई हुई थी तब भी वो लोग आए थे और वहां तक जिस समय उन्होंने मुजाहिद ने आकर के, जब तक ब्रिटिश कैंप पर हमला नहीं किया तब तक इंडियन आर्मी जो है उनको माउंटबेटन ने मूव नहीं की। जब उनके ऊपर हमला हुआ, हमारी जो सेना है वो, आप ये देखिए, पूरे जम्मू कश्मीर का जो पूरा इलाका है वहां तक, पुंछ तक से नीचे आप क्या नाम आपका अखनूर तक का इलाका है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है। उसमें कोई ये इंट्रूजन का एरिया क्यों बढ़ रहा है सर? ये भी तो चिंता का विषय है, जैसा अजय जी भी कह रहे थे। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि ये लोग चाहते, आजादी चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हमारी सेना सशक्त है तो क्या ऑर्डर्स टाइम पे नहीं मिल रहे हैं या वेट किया जा रहा है किसी चीज का? ये जो हमारा एरिया जो है, जो कैप्शन एरिया है, जो वहां कैप्टिवेट हो रहा है, जिसपे आधिपत्य जताया जा रहा है, जो वो बढ़ता जा रहा है, वो आगे आते जा रहे हैं। वो तो चाहते हैं ना हर समय। ये तो क्यों आ रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि आजाद कश्मीर जो है वो आप लोगों ने अब तक क्लेम नहीं किया, क्यों? वो उल्टा आपको क्लेम करते हैं कि कश्मीर हमारा है। वो कहते हैं कश्मीर है, आपने कभी बोला आजाद कश्मीर? अजय जी, क्या लगता है ये आप, ये चिंता का विषय बहुत ज्यादा है। आप भी कह रहे थे कि धीरे धीरे मैं बीच में बोलूंगा, ये बात जो कह रहे हैं कि 1994 में इंडिया की पार्लियामेंट ने कहा था कि आजाद कश्मीर हमारा है, पूरी पार्लियामेंट ने कहा, ये कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर पर हमने कभी हक नहीं जताया, ये बात गलत है। 1994 में इंडिया की पार्लियामेंट ने, सब पार्लियामेंटेरियंस ने इस बात को रिजोल्यूशन पास किया कि आजाद कश्मीर हमारा हिस्सा है। 2004 में इसको रिट्रीट किया और ये कह रहे कि हमने मांगा नहीं, ये गलत बात है। मांगा है हमने, नक्शे के अंदर भी आजाद कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा दिखाते हैं, उसमें कहीं कोई, ठीक है, कुल मिला के हमारा वो अभिन्न अंग है, ये हम मान के चलते हैं और वो है। ठीक है, अजय जी क्या लगता है, ये बार बार इंट्रूजन की जो वो है बढ़ती जा रही है, इसका कारण क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉपुलिज्म के लिए, लोकप्रिय वोट बटोरने के लिए यहाँ पे युद्ध की धमकी दे देना या युद्ध की घोषणा कर देना और बात है, और देश की गंभीर स्थितियों से निपटना और बात है। अगर 71 की वार में हिंदुस्तान ने विजय प्राप्त किया था, तो जो लोग युद्ध की बात आज कर रहे हैं पाकिस्तान से या कूटनीतिक नाते खत्म करने की बात कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पढ़ें कि उन तैयारियों में कितना वक्त लगा था और कैसे जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को कह दिया था कि अगर आप विजय चाहती हैं तो युद्ध हमारे चुने हुए टाइम पे होगा, हमारे तरीके से होगा, आपके तरीके से नहीं होगा। अगर आप हार चाहती हैं, भारतीय सेना के लोगों को मरवाना चाहती हैं, तो आप युद्ध की घोषणा आज कर दें।
तो ये तरीका नहीं होता है चीजों को निपटने का। जो गंभीर बात है, जो रक्षा विशेषज्ञ आपने शुरू में जो फीचर दिखाया, हम एक भाजपा इस देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है। अगर इस देश का सत्ता पक्ष अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने में फेल हुआ है तो कहीं ना कहीं भाजपा भी अपोजिशन का रोल निर्वाह करने में फेल हुआ है। आप सोचिए कि एक पुलिस स्टेशन पे 3 लोग हमला करते हैं और वो वहां से एक ऑटो में बैठ करके सांबा तक आते हैं। तो कर्नल जो वहां पोस्टेड रहे और अनिल जी कह रहे हैं कि वो उन क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से जानते हैं, वहां गए हैं। मुझे बताइए वो दूरी कितनी है और क्या प्रिपरेडनेस नहीं, आपकी तैयारी क्या थी? इसका ये जिम्मेदार ठहरा है सर हम। हाँ, यही है कि किसको जिम्मेवार, दोनों राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवार है। अगर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट फेल्ड है तो ये दोनों जो प्रिंसिपल अपोजिशन है और जो गवर्नमेंट रूलिंग है, दोनों की जिम्मेवारी बनती है ये आप देश के असली मुद्दों की राजनीति आप नहीं करते हैं। आप असली मुद्दों से देश का ध्यान भटकाते हैं और आप वोट पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए ऐसी ये भी एक पार्ट है, इसलिए ऐसी कंट्रोल कमांड और कोऑर्डिनेशन की बात जो हो रही थी और उसमें जो फेल्योर है, आज तक भाजपा क्यों चुप रही? क्यों भाजपा इंतजार कर रही थी इस जम्मू पे हमले होने के बाद? कब वो सरकार के ऊपर दबाव बनाएगी? ये दबाव पिछले पार्लियामेंट सेशन में क्यों नहीं बना? आप वहां तो छोड़ करके पार्लियामेंट को चलने नहीं देंगे और हमला हो जाने के बाद आप सारा के सारा वो भी कहीं ना किसी चीज का इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल चीप पॉलिटिक्स। कैसे ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज बार बार उनका इंट्रूजन का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है ज्योग्राफिकली, भूगोलिक तक। ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। हम उनको धकेलने की बजाय वो लोग हमारे अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं हमारे एरिया के अंदर। इसका क्या कारण आपको लगता है? ऐसा क्यों? देखिए, ये जो जैसा शर्मा साहब बता रहे थे, आर्मी और आईएसआई का वर्चस्व तो ये जानी हुई बात है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप आई है, नवाज शरीफ संयोग से वो वही व्यक्ति हैं जिससे वाजपेयी साहब मिलने गए थे। अनिल जी को खुशी होनी चाहिए कि वाजपेयी साहब का जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव अब मनमोहन सिंह चाहे तो अचीव कर सकते हैं। व्यक्ति वही है नवाज शरीफ, जो जिनसे उनकी भेंट हुई थी और उसके बाद लगा जैसे कि कश्मीर का मसला काफी अच्छा हो जाएगा। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज की जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है, लेकिन अगर इन दोनों ने डिसाइड किया है मिलना है तो एक पीस एजेंडा पे इनको आना चाहिए कि हाउ टू टर्मिनेट टेररिज्म। वो बात मैं मान रहा हूं सर। तो ये जो इंट्रूजन हो रहा है वो ये वार्तालाप से इंट्रूजन पर असर पड़ेगा। पॉलिटिकल लीडरशिप मजबूत होगी, उसका इम्पैक्ट आर्मी पे पड़ सकता है। आर्मी के भी डेलीगेशन को मिलाया जा सकता है इनके बाद, ऊपर से नीचे आ सकता है। ये संकेत क्या दे रहा है? ये हम मानते हैं और हमारी सेना पे हमें पूरा भरोसा है, पर कोई व्यक्ति इतना अंदर आ रहा है, 30-40 की मात्रा 30 की मात्रा में वो लोग आ रहे हैं, अंदर तक आ रहे हैं, भले किसी भी फॉर्म में आ रहे हो, तो वो ये क्या संकेत दे रहा है सर? संकेत जो भी दे रहा है वो ये उनको मनमोहन सिंह साहब को ये कहना होगा कि इट इज नाउ एनफ। नवाज शरीफ साहब, अब हम रुकेंगे नहीं। अगर दोबारा आप ऐसा करते हैं तो विल बी कंपेल्ड टू टेक। क्या हम यही उनसे ही उम्मीद करते रहे? देखिए, हम कि पाकिस्तानी सब कर दे वही हम एक्स पार्टी एक्शन अगर लेते हैं इस समय तो हम अननेसेसरली इनविटेशन दे रहे हैं एक फ्लैश पॉइंट को। और जब फ्लैश पॉइंट होगा तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियर पावर फ्लैश पॉइंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपको पीस एजेंडा पे पेशेंटली चलना चाहिए। एक बार अगर आपने वॉर डिक्लेयर कर दिया तो वॉर हम नहीं चाहते। हम चाहते भी कि स्टूडियो में हम लोग एग्जैक्टली बात करने वी शुड नॉट टॉक ऑफ वॉर, वी शुड टॉक ऑफ ए पीस एजेंडा पीसफुली। वार्ता और बाढ़ के बीच में कुछ होता ही नहीं है। अनिल जी एक मिनट, अनिल जी एक चीज में सवाल आपसे ये है कि ये भी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय, इसमें मुझे करेक्ट जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है कि वो जो हमारे वहां पर उन लोगों का एक तरह से अतिक्रमण जो हो रहा है हमारे अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर, वो बढ़ता क्यों जा रहा है सर? क्या पॉलिसी पैरालिसिस है, क्या है? आपको क्या दिखता है? बीजेपी क्या मानती है? नहीं, इसमें पॉलिसी भी ठीक नहीं है। ये इसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी करती है ये सरकार। दूसरा क्या है कि जम्मू कश्मीर की, अगर मुख्यमंत्री ये कहता है कि भारत का के साथ जम्मू कश्मीर का विलय पूरा नहीं है, परसों उसने स्टेटमेंट दिया है कि एक्सेशन इज नॉट कंप्लीट। हाउ कैन ही से लाइक दिस व्हेन एक्सेशन इज कंप्लीट, एक्सेशन इज फुल्ली वैलिड, एक्सेशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड नाउ व्हेन ही सेज कि एक्सेशन इज नॉट कंप्लीट। उमर अब्दुल्ला कहता है कि एक्सेशन कंप्लीट नहीं है और कांग्रेस के लोग, हमारे कांग्रेस के मित्र इसको डिस्कार्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो कैसे कह सकता है कि भारत में विलय पूर्ण नहीं है? जवाब दे दीजिए। अब इस बात को, अगर भारत में विलय को ही अगर ये चुनौती दे देंगे तो आप किस आपको जवाब दे रहे आलोक जी सर। और ऐसी सरकार वहां रहेगी अगर जम्मू कश्मीर में, तो ये इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देगी कि घटाएगी?
ये क्या करेंगे जब इस बात के लिए अभी ये तैयारी नहीं है कि भारत के साथ कश्मीर का विलय पूर्ण नहीं है। इस बात को हम सुन लेते हैं और कांग्रेस के लोग भी सुनकर इसको टाल देते हैं। इसका जवाब दे रहे हैं, जवाब स्पष्ट करें कि एक्सेशन है कि नहीं है। भाई जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जब कांग्रेस ये कहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने किसी भी कैपेसिटी में कोई भी कही गई बात निरस्त हो जाती है। हिंदुस्तान का हिस्सा है जम्मू एंड कश्मीर, अगर हिस्सा है, अखंड हिस्सा है, तो एक्सेशन या कोई भी प्रश्न चिन्ह अपने आप में समाप्त हो जाता है। कांग्रेस उस चीज पर कहीं पर बहस नहीं चाहती। संक्षेप में एक ही पॉइंट है मेरा जो मैं उठाना चाहता हूं दोनों ही दल के लोगों से, कि आप कह रहे हैं कि आपने सारी स्थितियां देखी, वस्तु स्थितियां देखी, पृष्ठभूमि देखी कि ये क्यों हुआ है और 47 से ये चला। 6 लाख सैनिकों को तैनात करके कश्मीर में आप इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। अगर या तो पीस का टाइम होता है तो आपके सैनिक वहां तैनात, इसके अलावा आप क्या करते हैं टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए? या फिर जब हमला हो जाता है तो हम चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, हम कूटनीतिक की बात करते हैं। आप मुझे बताइए ना कि तो बुनियादी तौर पे सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है सर, वक्त का तकाजा है करने का? सर बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए, क्या आपको लगता है क्या रास्ता है? बिल्कुल संक्षेप में। मुझे ये लगता है कि हमें अपना कार्रवाई जो सैनिक कार्रवाई है वो अलग से रखनी चाहिए और अपने जो है जो कूटनीतिक कार्रवाई है वो अलग रखनी, इनको मिक्स नहीं कर देना, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। ये दोनों मिक्स करने पर ही गड़बड़ होगा और आप ये देखेंगे कि हम अपना जो है ध्येय वो खो जाएंगे और हमारा जो वर्ल्ड में नाम है वो एक अच्छे कूटनीतिक की तरह सामने आएगा। खत्म सिंह साहब, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं मनमोहन सिंह से? मैं तो ये कहूंगा कि एक जॉइंट एजेंडा दोनों का होना चाहिए कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए जॉइंट ऑपरेशंस करें, आर्मी को इन्वॉल्व करें। जो लोग गद्दारी कर रहे हैं उन लोगों से भी बात करना पड़ सकता है, ये जो टेररिस्ट को जो रिप्रेजेंट करते हैं। अजय जी, आप क्या उम्मीद से भी बात करें? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं मनमोहन सिंह से? मैं तो जो आप अभी जो भी सख्त से सख्त, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को सख्त से सख्त शब्दों में एक एक्शन प्लान के साथ तो ठूक बात करनी चाहिए अमेरिका की धरती पर, जिससे विश्व को खुला संदेश इंडिया। लेकिन साथ में आपकी जो अपनी जिम्मेवारियां हैं, जो इंटरनल तैयारी है उसको भी पूरा करें। क्यों चूक हुई है और उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? मनमोहन सिंह जी के विवेक पे तो आपने छोड़ दिया है, पर आपको क्या लगता है, कैसे क्या हैंडल आप भी लगते हैं अपनी ओर से बात करना चाहेंगे? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी वहां पर गए हुए हैं, पूरी पार्टी इस मैटर में इन्वॉल्व है, पूरा देश जो है इसके ऊपर चिंतित है और कांग्रेस पार्टी एवं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सख्त शब्दों के साथ नवाज शरीफ जी से और पाकिस्तान से निपटेंगे और कहीं उसमें कोई कोहाती नहीं बरती शब्दों के साथ। सख्त शब्द, ये बात अपने आप में बहुत ध्यान रखने वाली कि वो सख्त शब्द क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पुख्ता तरीके से रख पाएंगे या कैसे रखेंगे? अगर रखेंगे, हम भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा हो जो संकेत के तौर पर पाकिस्तान के पास जाए और इसी के बीच में से रास्ता निकाला जाए। क्योंकि तमाम अलग अलग तरह की इसमें बातें हो रही हैं, तमाम तरह की पॉलिटिक्स की बातें भी हो रही हैं। पर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिला के 29 तारीख को जब मिलेंगे मनमोहन सिंह नवाज शरीफ के साथ में, सबकी निगाहें उनके ऊपर होंगी। क्या वो बात करते हैं या क्या वो बात नहीं करते हैं, किस तरह से अपनी बात को रखते हैं, उसका असर प्रतीकात्मक तौर पर भी क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। आप देख रहे थे प्राइम मिनट। नमस्कार।